हेलो गाइस, बोलो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गाइस सौर स्टडी में। मेरा नाम है गाइस सौरभ कुमार। तो आज जो है गाइस मैं आपके लिए दोबारा से क्लास 12 का गाइस पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर लेकर आ चुका हूँ। गाइस आपकी सेकंड बुक का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर गाइस आपका 6 है। ठीक है, आप देख सकते हैं लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, इसे इंग्लिश में बोला जाता है गाइस डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। तो आपका चैप्टर नंबर गाइस ये 6 है, सेकंड बुक का। इसका नाम चेंज हो चुका है, पहले इसका नाम हुआ करता था गाइस लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। मैंने आपको बताया न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें कुछ नए कंटेंट भी ऐड हुए हैं और नाम भी चेंज हो चुका है। तो बता दूंगा इस चैप्टर नंबर 6 का ये पार्ट सेकंड है। ऑलरेडी मैं इस पे फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, आई बटन में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रहा होगा, सबसे पहले आप वो देखो, देन आप इस पार्ट को देखिएगा, क्योंकि आपको गाइस तभी समझ में आ पाएगा कि इसमें कौन से कंटेंट ऐड हुए हैं, वो जो हमें पढ़ने भी है और कहाँ से इस चैप्टर की हमने शुरुआत करी थी और कहाँ से हम इसकी एंडिंग करेंगे। तो देखिएगा ये पार्ट सेकंड है, यहाँ पर लगभग आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो हम आपको पता है इस चैप्टर में किस बारे में पढ़ रहे हैं, आपातकाल के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि 1975 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है उसके क्या कारण थे, वो क्यों लगाया जाता है, उसके बाद क्या परिणाम रहते हैं भारतीय राजनीति पर, भारतीय समाज पर क्या उसका असर पड़ता है। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में हम देख चुके हैं और ये चैप्टर मैंने आपको बताया था गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपके 6 मार्क्स में क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपातकाल के कारण परिणाम को लेकर क्वेश्चन आते हैं। और सेकंड पार्ट ये जो हम देखेंगे यहाँ से भी गाइस एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का बनता ही बनता है आपातकाल इस वाले चैप्टर से गाइस, या तो आपातकाल के कारण परिणाम या एक क्वेश्चन जो मैं पढ़ाऊंगा वो क्वेश्चन गाइस आते ही आते हैं इस चैप्टर से। इसके अलावा इस चैप्टर में से गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते नहीं है, तो इंपॉर्टेंट वीडियो है सेकंड पार्ट भी आपके लिए, प्लीज एंड तक देखिएगा। बहुत ही गाइस इंटरेस्टिंग वे से आपको मैं बताऊंगा फर्स्ट पार्ट की तरह। आई बिलीव इस वीडियो को देखने के बाद भी आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। तो हम पढ़ने क्या वाले हैं सबसे पहले आप ये जान लीजिए। तो यहाँ से गाइस हम बात करेंगे अपने आपातकाल के बाद किस तरीके से भारत की राजनीतिक व्यवस्था बदलती है, किस तरीके से भारतीय राजनीति पर प्रभाव पड़ता है, आपातकाल के बाद क्या होता है, वो हम मेनली यहाँ पर देखने वाले। तो सबसे पहले गाइस हम बात करेंगे यहाँ पे शाह जांच आयोग से। उसके बाद गाइस हम देखेंगे आपातकाल के बाद हमारे 1977 में चुनाव होते हैं। पहली बार क्या होता है, विपक्ष की जो पार्टी होती है केंद्र में उसको सत्ता में जो है आने का अवसर मिलता है। अर्थात पहली बार केंद्र लेवल पर क्या होता है कि कांग्रेस के अलावा गैर कांग्रेसी सरकार को अवसर मिलता है कि वो सरकार बना पाती है। तो उसके क्या कारण थे, वहीं से गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पुट अप होता है। आपका एक एक नंबर में भी क्वेश्चन बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं शाह जांच आयोग के बारे में। तो शाह जांच आयोग क्या है, तो गाइस मैंने आपको बताया था कि आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 को कर दी जाती है। तो देखिए जब आपातकाल की समाप्ति होती है, आपातकाल की समाप्ति कब होती है, तो आपातकाल की समाप्ति होती है गाइस मार्च 1977 में। लगभग 18 महीने तक गाइस हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहता है, 1952। ठीक है, अब जब आपातकाल की गाइस समाप्ति होती है ना, तो आपातकाल की समाप्ति के जस्ट बाद गाइस क्या होता है, ये शाह जांच आयोग बनाया जाता है। अब ये क्यों बनाया जाता है, क्यों इसको बनाता है, तो वो हमें देखना है। कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए शाह जांच आयोग जो है आपातकाल के बाद बनाया जाता है। किसके लिए, ये कब बनाया जाता है, तो मई 1977 में शाह जांच आयोग की स्थापना की जाती है जनता पार्टी के द्वारा। ठीक है, जनता पार्टी के नेतृत्व में इस आयोग की स्थापना की जाती है और सर्वोच्च न्यायालय के एक भूतपूर्व न्यायाधीश थे जेसी शाह की अध्यक्षता में ये आयोग गठित किया जाता है। तो इसी वजह से गाइस इस आयोग को जो है नाम दे दिया जाता है शाह जांच आयोग। तो मेनली ये बनाया क्यों गया था, तो भाई सिंपल सी बात है, हमारे देश में जो आपातकाल लगाए गए थे ना, तो आपातकाल के दौरान सरकार ने जो गैर असंवैधानिक कार्य करे थे, ठीक है, और मानव अधिकारों का जो हनन हुआ था, कौन कौन सी ज्यादतियां की गई थी, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए मेनली जो था हमने इस आयोग का गठन किया था। तो सरकार द्वारा किए गए असंवैधानिक कार्यों एवं मानव अधिकारों की हनन की जांच करने के लिए जो था हमने इस आयोग की स्थापना करी थी। अब यहाँ से 2 मार्क्स में यही क्वेश्चन आता है कि शाह जांच आयोग क्या है। तो शाह जांच आयोग की स्थापना 1977 में होती है और ये जेसी शाह की अध्यक्षता में बनाया गया था। इसका मेन काम क्या था कि आपातकाल के दौरान जो असंवैधानिक कार्य किए गए थे और मानव अधिकारों को जो हनन किया गया था उसकी जांच पड़ताल काम इसका मेनली करना था। अब जब इसने गाइस अपनी रिपोर्ट पेश करी तो इसने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि जो आपातकाल लगाया गया था ना, वो केवल सरकार का निर्णय नहीं था, बल्कि इसने माना ऐसा कि ये जो आपातकाल की घोषणा की गई थी केवल इंदिरा गांधी के द्वारा ये डिसीजन लिया गया था, बल्कि इसमें पूरी सरकार इन्वॉल्व नहीं थी। और इसने प्रमाणिक तथ्य क्या दिए, इसने बोला कि सेंसरशिप और नेताओं की गिरफ्तारी जो थी गलत ढंग से की गई। मतलब जो था गलत, कोई जिस व्यक्ति ने आंदोलन में भाग भी नहीं लिया उसकी भी जो थी जबरन गिरफ्तारी कर दी गई। ठीक है, तो ये जो था गलत तरीके से यहाँ पर गिरफ्तारी की गई, ऐसा करना गलत था सरकार के द्वारा। और मौलिक अधिकारों का भी निष्प्रभावी करना जो था, मौलिक अधिकार जनता से छीन लिए गए थे, इतना जरूरी नहीं था। जितना ज्यादा मात्रा में आपने जनता पर ज्यादतियां की, अत्याचार करे, इतने नहीं जरूरी थे, फिर भी आपने ज्यादा मात्रा में कर दिए, तो ये सारी चीजें गलत थी। ये बात कौन बोलता है गाइस, हमारा शाह जांच आयोग बोलता है। तो यहाँ से कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता, डायरेक्टली शाह जांच आयोग के बारे में आपसे पूछता है क्या है और ये क्यों बनाया गया था। तो मैंने आपको बता दिया कि संविधान आपातकाल के बाद जो था जो गैर असंवैधानिक कार्य होते हैं और मानव अधिकारों का जो हनन होता है उसकी जांच करने के लिए शाह जांच आयोग की स्थापना
की जाती है। ठीक है, तो ये है गाइस आपका शाहजाज आयोग। अब आपको बुक में ना एक हेडिंग देखने को मिलेगी, आपातकाल के बाद की राजनीति। तो यहाँ से गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो शुरू होगा, एक एक चीज बहुत ही डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। तो अब देखिए होता क्या है। तो देखिए गाइस, आपको पता है कि आपातकाल की समाप्ति कब हो जाती है? मार्च 1977 में आपातकाल की समाप्ति होती है। जबकि लगाया कब जाता है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे। ठीक है, ये कब लगाया जाता है? तो गाइस देखिए होता क्या है, जब आपातकाल की समाप्ति हो जाती है ना, तो आपातकाल की समाप्ति के बाद क्या होता है गाइस कि जनता जो होती है कांग्रेस पार्टी के बहुत ज्यादा खिलाफ हो जाती है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी क्या करती है, सरकार अपनी शक्तियों का असीमित मात्रा में यूज करके जनता पर बहुत सारे अत्याचार करती है। जैसे उनके नागरिक अधिकार छीन ले जाते हैं, स्वतंत्रता छीन ली जाती है, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी जाती है, बहुत सारे लोगों को जेल में डाला जाता है, बहुत सारे अत्याचार किए जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, कोई भी सरकार अगर देश की जनता के साथ इतने बुरे गलत काम करेगी तो कोई भी जनता जो है उस पार्टी का समर्थन नहीं करेगी। सिंपल सी बात है, हम पर कोई अत्याचार करेगा, हम उस पार्टी का फेवर करेंगे? नहीं करेंगे। तो परिणाम यही रहता है इसके आपातकाल के बाद जो हमारे देश की व्यापक जनसंख्या जो होती है, बहुत बड़ा भाग जनसंख्या का, वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हो जाता है। इसी स्थिति का लाभ देखते हुए गाइस क्या होता है, इसी स्थिति का फायदा देखते हुए जब देश में बहुत सारी जनता कांग्रेस पार्टी के खिलाफ होती है, तो विपक्षी दलों को महसूस होता है कि क्यों ना अब जो हम एक अपनी अलग पार्टी बनाए और हम जो है चुनाव लड़ेंगे, ताकि हम जो है सत्ता में आ सके। और ये सही समय है जब हम कांग्रेस को हरा सकते हैं, क्योंकि देश की अधिकांश जनता उसके खिलाफ हो चुकी है। तो क्या होता है इस विपक्षी दल और कुछ कांग्रेस के नेता जो आपातकाल का स्वयं विरोध कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के भीतर रहते हुए, कांग्रेस के कुछ नेता और विपक्षी दल मिलकर गाइस क्या करते हैं, अपनी एक पार्टी बनाते हैं जिसको नाम दिया जाता है जनता पार्टी। ठीक है, तो ये जनता पार्टी बनती है आपातकाल के बाद। इसका नेतृत्व जो है गाइस जयप्रकाश नारायण के हाथों में सौंपा जाता है, जो कि आपको पता है भारतीय राजनीति में एक बहुत जाने माने चेहरा था जयप्रकाश नारायण, जिसे जेपी नारायण के नाम से भी जाना जाता है। तो जनता पार्टी बनाई जाती है विपक्षी दलों के द्वारा और कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा जो आपातकाल के स्वयं विरोध में थे। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण इस पार्टी का नेतृत्व करते हैं। इसी टाइम पीरियड में गाइस क्या होता है, कांग्रेस के अलावा इस जनता पार्टी के अलावा भी जगजीवन राम के नेतृत्व में एक पार्टी बनाई जाती है जिसे बोलते हैं कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। बट होता क्या है गाइस, समाज में जो था जयप्रकाश नारायण इसका नेतृत्व कर रहे थे, तो ऐसे में ये निश्चित था कि इसी पार्टी को जो था काफी जनाधार मिलने वाला था। तो इस पार्टी का कहीं ना कहीं समाज में इतना महत्व नहीं था। इसी स्थिति को देखते हुए गाइस क्या होता है, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी भी जनता पार्टी में मिल जाती है। ठीक है, तो आगे चलकर ये इसमें भी मिल जाती है। चुनाव की घोषणा की जाती है जनवरी में कि हम जो है 1977 में चुनाव कराने वाले हैं, चुनाव आयोग के द्वारा घोषणा की जाती है। ऐसे में गाइस क्या होता है, जनवरी में जब घोषणा की जाती है तो जितने भी जो हमारे विपक्षी नेता थे, ठीक है, उम्मीदवार थे, उनको जेलों से रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि आपातकाल के दौरान उनको बंदी बनाया गया था। तो उनको आपातकाल से गाइस जब रिहा किया जाता है ना, तो उनको चुनाव प्रचार के लिए बहुत ही कम समय मिलता है। आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो आपको पता है चुनाव प्रचार की तैयारी लगभग 6 महीने पहले, 7 महीने पहले ही शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे में गाइस जब 1970 में चुनाव होते हैं, जनवरी में घोषणा की जाती है, मार्च में चुनाव हो भी जाते हैं, तो विपक्षी दलों को चुनाव प्रचार का कम समय मिलता है। बट जितना भी समय मिलता है ना, वो उसको यूटिलाइज करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं। ऐसे में वो क्या करते हैं कि आपातकाल के दौरान जो जनता, जो हमारी कांग्रेस पार्टी थी, उसने जो अत्याचार लोगों पर किए थे, अब उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान उसी चीजों को जो था जनता के सामने रखा और बताया कि आपातकाल के दौरान इस पार्टी ने कितना बुरा आपके साथ किया है। तो ऐसे में आप उसको ना जिताएं, क्योंकि ये पार्टी बहुत गलत कर चुकी है आपके साथ। ऐसे में क्या होता है गाइस, यहीं से फिक्स हो जाता है कि चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी नहीं जीतने वाली, क्योंकि भाई विपक्षी दल क्या करते हैं, आलोचना करते हैं और जनता के मन में उसके प्रति आक्रोश उत्पन्न कर देते हैं। तो यहीं से गाइस फिक्स हो जाता है कि जनता पार्टी ही जीतेगी चुनाव में। ठीक है, तो होता क्या है गाइस, जनवरी में घोषणा की जाती है चुनाव की, मार्च में चुनाव हो जाते हैं। ठीक है, तो मार्च 1977 में चुनाव होते हैं। इस चुनाव में गाइस कौन पार्टी चुनाव भाग लेती है, आपकी एक जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। अन्य भी पार्टियां थी, लेकिन मुकाबला जो होता है मेनली दो पार्टी के बीच में ही चलता है, एक जनता पार्टी और आपकी कांग्रेस पार्टी। तो परिणाम क्या रहते हैं गाइस, क्यों आपको पता है कि देश का अधिकांश जनसंख्या का जो बड़ा वर्ग था कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हो चुका था। तो ऐसे में जीत किसकी निश्चित थी, जनता पार्टी की निश्चित थी, क्योंकि जयप्रकाश नारायण उसका नेतृत्व भी कर रहे थे, जो कि भारतीय राजनीति के बहुत जाने माने नेता थे। ठीक है, तो परिणाम यही रहता है, जो सब सोच के बैठे रहते हैं कि जनता पार्टी ही जीतेगी, और यही होता है, जनता पार्टी की जीत होती है और उसको 330 सीटें मिलती है। ठीक है, 330 सीटें किसको मिलती है, जनता पार्टी को, जिसमें से 295 सीटें अकेले जनता पार्टी की। तब ये कंफ्यूज मत होना कि 330 जनता पार्टी की भी बोल रहा हूँ, 295 भी जनता पार्टी की बोल रहा हूँ। भाई मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि कुछ विपक्षी दलों और कांग्रेस के नेताओं को मिलकर बनाई गई थी। तो ये एक तरीके से बहुत सारे नेताओं को मिलाकर बनाई गई थी पार्टी को। तो इसमें क्या था गाइस कि जनता पार्टी को 295 सीटें मिलती है, और जबकि जो सब नेताओं को मिलाकर जो पार्टी बनी थी उसको, पूरी जनता पार्टी को
30 सीटें मिलती है, ठीक है। और इंदिरा गांधी की गाइस हार हो जाती है। तो इंदिरा गांधी कहाँ से हारती है, तो इंदिरा गांधी गाइस रायबरेली से हार जाती है। कांग्रेस को 154 सीटें मिलती है, ठीक है। इंदिरा गांधी रायबरेली से हार जाती है और संजय गांधी जो उसके वो थे गाइस, वो जो अमेठी से हार जाते हैं, ठीक है। यहाँ से गाइस क्वेश्चन ये बनता है कि पहली बार ऐसा हुआ था गाइस, यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ 1970 के चुनाव में कि विपक्ष के दलों को जो था केंद्र लेवल पर जो था सत्ता में आने का अवसर मिला था। 1952 से लेकर अब तक की बात करें 1977 तक गाइस कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी जो केंद्र में यानी कि लोकसभा में कांग्रेस के अलावा अपनी सरकार बना सकती थी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपातकाल के दौरान कांग्रेस पार्टी ने बहुत ज्यादा अत्याचार करे थे, जिससे बहुत बड़े हमारे देश का वर्ग जो था उस पार्टी के खिलाफ हो चुका था। तो ऐसे में इसकी हार तो निश्चित थी, ठीक है। तो पहली बार गाइस 1977 में आकर कांग्रेस पार्टी का जो इतने लंबे समय तक प्रभुत्व चल आ रहा था, एक दल के प्रभुत्व का दौर, वो खत्म होता है। उसको चुनौती कौन देता है, जनता पार्टी देती है, ठीक है। तो पहली बार गाइस क्या होता है 1977 में विपक्षी दल की सरकार को केंद्र लेवल में सरकार बनाने का अवसर मिलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर में ये पूछा जा सकता है कि 19 कब जो था पहली बार हमारे देश में विपक्षी दल को लोकसभा में सरकार बनाने का अवसर मिला, तो 1977 में मिला। किस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी पहली विपक्षी दल की, तो वो जनता पार्टी के नेतृत्व में पहली सरकार बनाई गई थी। और पहली बार जो था कांग्रेस पार्टी लोकसभा के चुनाव को हार गई थी, अर्थात वो लोकसभा में जो था अपनी सरकार नहीं बना पाई थी, ठीक है। तो सरकार बनाने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि 50 प्लस आधे से अधिक क्या होता है, जब बहुमत कोई पार्टी प्राप्त कर लेती है लोकसभा की सीटों का, तो उसे सरकार बनाने का अवसर मिलता है, उसका एक कैंडिडेट प्रधानमंत्री बनता है। ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूँ, ठीक है। तो कांग्रेस को 154 सीटें मिलती है और इंदिरा गांधी रायबरेली से हार जाती है, संजय गांधी अमेठी से हार जाते हैं। इसी के साथ साथ गाइस क्या होता है, उत्तरी भारत में आपातकाल का बहुत ज़्यादा बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो उसका परिणाम यही रहता है कि उत्तरी भारत में बहुत सारे राज्यों में एक भी सीट नहीं प्राप्त कर पाती है कांग्रेस पार्टी। जैसे पंजाब में भी उसको एक भी सीट नहीं मिलती, हरियाणा, दिल्ली, यूपी व बिहार आदि राज्यों में गाइस क्या होता है, कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलती है, इतना बुरा हाल होता है। लेकिन दक्षिण भारत की बात करेंगे तो दक्षिण भारत में जो उसकी स्थिति पहले जैसी थी वैसी ही बनी रहती है। उसको वहाँ पर जितनी मात्रा में सीटें मिलती थी उतनी ही मिलती है। जैसे उड़ीसा, महाराष्ट्र व गुजरात में उसे कई सीटें प्राप्त होती है। अब ये क्यों हुआ कि उत्तर भारत में उसे एक भी सीट नहीं मिली, दक्षिण भारत में उसे कुछ सीटें जैसे पहले मिलती थी वैसे ही मिली? इसका मेन रीजन ये था गाइस कि जो उत्तरी भारत था हमारा, वहाँ पर आपातकाल के दौरान जो अत्याचार किए गए थे, जो ज्यादतियाँ की गई थी, उनका प्रभाव ज़्यादा था। दक्षिण भारत की तुलना में आपातकाल के दौरान जो ज्यादतियाँ की गई थी, जो अत्याचार किए गए थे, वो उत्तरी भारत के लोगों पर ज़्यादा किए गए थे और दक्षिण भारत के लोगों पर उनका प्रभाव नहीं था। तो ऐसे में सिंपल सी बात है, दक्षिण भारत के लोग उसके खिलाफ क्यों होंगे? तो परिणाम यही रहा कि उत्तरी दक्षिण भारत में जो था कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से चुनाव में सीटें मिलती थी वैसे ही मिली और उत्तरी भारत में उसको एक भी सीटें नहीं मिल पाई। अब यहाँ से क्वेश्चन एक नंबर में कैसे पुटअप हो सकता है घुमा के, वो हम देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, ये पूछा जा सकता है कि केंद्र लेवल में सबसे पहली सरकार कौन सी थी जिसने जो था 1970 में अपनी सरकार बनाई थी? जो जनता पार्टी थी, कब बनाई थी? 1977 में बनाई थी, हम देख चुके हैं। अब यहाँ से मैप में क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं कि निम्नलिखित में से ऐसे कौन कौन से राज्य है जहां पर कांग्रेस को जो था 1977 के चुनाव में एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। तो आपको वो ऑप्शन दे सकता है बहुत सारे राज्यों को, तो आपको याद रखने हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, ये ऐसे राज्य जहां पे उसको एक भी सीटें नहीं मिलती है। ये आपको नाम दे सकते हैं, इनकी लोकेशन पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से ये राज्य कहाँ पर स्थित है, इसकी लोकेशन बताएं, इस तरीके से। और यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी जो 1970 के चुनाव में किस राज्य से हारती है? तो रायबरेली और अमेठी से संजय गांधी हारते हैं और दोनों ही यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। तो यहाँ से गाइस MCQ आपके जो है मैप के अकॉर्डिंग पुटअप हो सकते हैं, तो प्लीज आप इसको प्रिपेयर करके रखिए। और यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं, मेरे टाइम पे भी आते हैं और पिछले पेपर में भी मैंने देखे हुए हैं, ठीक है। तो मैप में किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं वो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि आपातकाल के बाद गाइस क्या होता है, विपक्षी पार्टियां मिलकर, कांग्रेस के नेता मिलकर जनता पार्टी बनाते हैं जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण करते हैं। चुनाव होता है, चुनाव में गाइस क्या होता है, पहली बार कांग्रेस पार्टी हार जाती है, उसको 154 सीटें मिलती है। और क्या होता है, विपक्षी दल पहली बार लोकसभा में चुनाव जो है अपनी सरकार बना पाती है, उसको 330 सीटें मिलती है, ठीक है। और बहुत सारे राज्यों में उसकी हार हो जाती है। अब 1970 में कांग्रेस पार्टी हारी थी, इसके क्या कारण थे, इसी को लेकर गाइस आपका क्वेश्चन आता है, किस किस तरीके से पूछा जा सकता है, मैं वो आपको बताऊंगा। लेकिन हम सबसे पहले वो देख लेते हैं, जब ये जनता पार्टी की सरकार बनती है तो इसमें भी कुछ कमियां थी, वो कमियां क्या थी वो देखते हैं हमें। तो यहाँ से गाइस अब हम देख लेते हैं कि जनता पार्टी की जब सरकार बनती है तो उस पार्टी में आखिर क्या प्रॉब्लम थी कि वो पार्टी लंबे समय तक नहीं टिक पाई। तो देखिए आखिर होता क्या है गाइस, जब जनता पार्टी की सरकार बन जाती है 1970 में, तो क्या होता है गाइस, इस पार्टी में प्रधानमंत्री पद को लेकर गाइस 3 नेताओं के बीच में खींचातानी चलती है। वो 3 नेता कौन से होते हैं? पहले होते हैं चौधरी चरण सिंह, ठीक है, और दूसरे होते हैं मोरारजी देसाई और तीसरे होते हैं गाइस हमारे जयप्रकाश नारायण। तो तीनों ही गाइस चाहते थे, तीनों में से एक नहीं चाहते थे जयप्रकाश नारायण कि मैं जो है प्रधानमंत्री बने, और तीनों को लेकर, तीनों के मध्य गाइस क्या होता है, PM पद को लेकर जो है खींचातानी
खींचातानी चलती रहती है। वो चाहता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, वो चाहता है मैं प्रधानमंत्री बनूं। तो ऐसे में गाइस क्या होता है, ये पार्टी जो है थोड़ी सी इसके अंदर आंतरिक स्थिति खराब होने लगती है स्टार्टिंग से ही। लेकिन अंत में गाइस क्या होता है कि मोरारजी देसाई जो कि लोक दल के नेता थे और किसान नेता भी रह चुके थे, उन्हें थोड़ा एक्सपीरियंस था, तो इसी वजह से गाइस क्या होता है, मोरारजी देसाई को फाइनली क्या होता है, तीनों में से हमारे देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। बट क्या होता है गाइस, ये खींचातानी नहीं रुकती। ऐसे में गाइस चौधरी चरण सिंह दोबारा से गाइस क्या करते हैं, मांग करते रहते हैं कि मुझे जो है प्रधानमंत्री बनाओ। तो इस वजह से गाइस क्या होता है, इस पीएम पद को लेकर जो है खींचातानी को लेकर 18 महीने तक ही मोरारजी देसाई की सरकार टिक पाती है। 18 महीने में इनकी सरकार गिर जाती है। ठीक है, तो ऐसे में आलोचकों का मानना है कि इतनी जल्दी ही सरकार क्यों गिर गई। तो आलोचकों ने गाइस यहाँ पर अपने मत दिए हैं कि इस पार्टी की सरकार इतनी जल्दी ही क्यों गिर गई। तो आलोचकों ने माना है कि इस पार्टी में जो था किसी खास दिशा या कार्यक्रम का अभाव था। यानी कि पहली बार जो था किसी पार्टी को हमारे केंद्र लेवल में यानी कि लोकसभा में जो था सरकार बनाने का अवसर मिला था। तो ऐसे में जल्दबाजी में जीत तो गई, लेकिन इसके पास कोई अपना खास दिशा कार्यक्रम नहीं था कि किस तरीके से जो है इसको देश में विकास करना है और अपने प्रशासनिक गतिविधियों को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो इस वजह से पार्टी हार गई। ठीक है, पार्टी जो थी सरकार इसकी गिर गई और पीएम पद को लेकर जो था पार्टी में आपसी खींचतानी का माहौल था, जिस वजह से पार्टी में जो थी एकता नहीं बन पाई। ठीक है, और आलोचकों ने माना कि ये कांग्रेस की नीतियों में भी गाइस कोई बदलाव नहीं कर पाई थी ये पार्टी। इस वजह से गाइस क्या हुआ, जनता पार्टी जो था ज़्यादा लंबे समय तक हमारे भारतीय राजनीति में सत्ता में नहीं टिक पाई थी, इसलिए जो था इसकी सरकार गिर गई थी। अब मोरारजी देसाई के बाद गाइस क्या होता है, कांग्रेस पार्टी जो होती है वो चौधरी चरण सिंह को समर्थन दे देती है थोड़ा सा, कहते कि आप जो है प्रधानमंत्री बन जाओ, हम आपको समर्थन दे रहे हैं। तो चौधरी चरण सिंह जो है इस पार्टी में दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं जनता पार्टी से। लेकिन क्या होता है, 4 महीने में जब कांग्रेस पार्टी उससे समर्थन वापस कर लेती है, कांग्रेस की एक तरीके से चाल थी। ठीक है, तो गाइस क्या होता है, 4 महीने के अंदर ही जो हमारे चौधरी चरण सिंह होते हैं उसकी भी सरकार गिर जाती है। तो ऐसे में गाइस क्या होता है कि ये जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। और 1980 में गाइस क्या होता है, दोबारा चुनाव होते हैं और दोबारा चुनाव में गाइस क्या होता है, जनता पार्टी हार जाती है बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि जनता ने जो था देख लिया था इस पार्टी में जो था आंतरिक गड़बड़ी बहुत सारी, आपस में ये पीएम पद को लेकर लड़ रहे हैं, तो हमारे देश को क्या संभालेंगे। ठीक है, तो फिर दोबारा कहीं ना कहीं देश की जनता कांग्रेस पार्टी पे विश्वास जताती है और दोबारा गाइस क्या होता है, कांग्रेस पार्टी को 330 सीटें मिलती हैं। ठीक है, 330 सीटें मिलती है और बहुत ज़्यादा उसको ज़्यादा समर्थन समाज में मिल जाता है। और दोबारा से गाइस क्या होता है, 1980 के बाद जो है कांग्रेस पार्टी अपनी पुरानी खोई हुई स्थिति को वापस प्राप्त कर लेती है। ठीक है, तो ये है गाइस आपकी जनता पार्टी का सरकार का कार्यक्रम कि क्या होता है, 18 महीने में मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है क्योंकि इनमें पीएम पद को लेकर लड़ाई चलती रहती है। फिर चौधरी चरण सिंह की सरकार बनती है। जब कांग्रेस पार्टी अपना समर्थन वापस खींच लेती है तो 4 महीने में इनकी सरकार भी गिर जाती है। तो यही वजह थी गाइस कि जनता पार्टी जो थी ज़्यादा लंबे समय तक हमारे भारतीय राजनीति में सत्ता में नहीं टिक पाई। फिर क्या होता है, कांग्रेस पार्टी पे दोबारा से गाइस जनता अपना विश्वास जताती है और उसको दोबारा से भारतीय राजनीति में लाकर खड़ा कर देती है, अर्थात दोबारा से उसकी लोकसभा में सरकार बन जाती है। अब यहाँ से गाइस क्वेश्चन वो ये वाला है कि 1977 में जो था गाइस कांग्रेस पार्टी की हार के क्या कारण थे। इस क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है कि 1977 में, ठीक है, 1970 के दशक में जो था पहली बार केंद्र लेवल पे जो था विपक्षी दल की विजय के क्या कारण थे। इस तरीके से भी गाइस क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछा जा सकता है। 1970 के दशक का मतलब है 70 से लेकर 80 के टाइम पीरियड में, 77 में सरकार बनती है। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1977 के दशक में विपक्षी दल की लोकसभा में सरकार बनने के क्या कारण थे, या डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि 1977 में गाइस कांग्रेस पार्टी की हार के क्या कारण थे। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रख लेना इस चैप्टर से। भाई आता ही आता है, 3 ही क्वेश्चन इससे पुटअप होते हैं, या तो आपातकाल के कारण, परिणाम या ये वाला क्वेश्चन। तीनों में से गाइस एक तो लिख के ले लो, 100% ये क्वेश्चन आता ही आता। तो इस तरीके से गाइस मैंने पॉइंट लिखे हैं, व्याख्या करके बताऊंगा, आप सुन के उसको चाहो तो नोट डाउन कर लेना। आप इसको नोट डाउन कर लेना गाइस जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहला था गाइस कारण आपातकाल की घोषणा करना, जिस वजह से गाइस क्या होता है 1970 में कांग्रेस पार्टी की हार हो जाती है। तो 1977 में गाइस कांग्रेस पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण माना जाता है इंदिरा गांधी द्वारा की गई आपातकाल की घोषणा, क्योंकि इसी आपातकाल की घोषणा के परिणाम स्वरूप क्या होता है, देश की अधिकांश जनता क्या होती है, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हो जाती है और विपक्षी दलों को गाइस अवसर मिलता है कि वो अपनी एक नई पार्टी खड़ी करती है और जिस पार्टी को गाइस क्या होता है सत्ता में आने का अवसर मिल जाता है। और इस वजह से गाइस क्या होता है 1970 में कांग्रेस पार्टी हार जाती है। तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा कारण है गाइस आपातकाल के दौरान किए गए अत्याचार। तो 1977 में कांग्रेस पार्टी हारी, इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण था आपातकाल के दौरान किए गए अत्याचार। तो हुआ क्या गाइस, आपातकाल के दौरान जो था इंदिरा गांधी या कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा जनता पर जो था असीमित अत्याचार किए गए। जैसे उनके जो था नसबंदी कार्यक्रम चलाया गया, ठीक है, उनके स्वतंत्रता संबंधी, भाषण संबंधी अधिकार छीन ले गए, हड़तालें, प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई, कहीं ना कहीं उनका जीवन जो था बहुत सीमित कर दिया था, जिस वजह से गाइस देश का अधिकांश तबका जो था, जनसंख्या जो थी इस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हो गई। और 1970 में कांग्रेस को वोट देने के बजाय उन्होंने जनता पार्टी को वोट डाला और कांग्रेस पार्टी
हार गई। ठीक है, तो दूसरा था। तीसरा है गाइस संजय गांधी की अनिवार्य भूमिका। ये पॉइंट आपको गाइस बुक में नहीं मिलेंगे, गाइड वाइड में मैंने अलग से लिखे, तो प्लीज नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। संजय गांधी की अनिवार्य भूमिका में क्या है, तो देखिए होता क्या है कि 1970 में जब जनता पार्टी की सरकार होती है तो इनको कोई राजनीतिक पद इस टाइम पीरियड में प्राप्त नहीं था संजय गांधी को। ठीक है, तो क्या होता है गाइस, बिना कोई राजनीतिक पद प्राप्त किए हुए आपातकाल के दौरान जो है ये नसबंदी कार्यक्रम चलाते हैं। नसबंदी कार्यक्रम में क्या होता है गाइस, बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको जबरदस्ती उनकी नसबंदी कराई जाती है। ये क्यों चलाते हैं कि जनसंख्या को ये रोक सके, ये बढ़ावा देकर जो नसबंदी कार्यक्रम में चलाते हैं। और ऐसे में गाइस क्या होता है, उत्तरी भारत में जो होता है नसबंदी कार्यक्रम की वजह से बहुत सारी जनसंख्या मारी जाती है, बहुत सारी जनसंख्या मर जाती है। तो परिणाम ये निकलता है कि जनता पार्टी, इस पार्टी के खिलाफ बहुत सारे लोग हो जाते हैं और ये किसी के प्रति उत्तरदायी भी नहीं थे, कौन, संजय गांधी। तो इस वजह से गाइस क्या होता है, कांग्रेस पार्टी 1970 के चुनाव में हार जाती है। फोर्थ कारण था गाइस मीसा कानून। मीसा की फुल फॉर्म होती है मीसा कानून की आंतरिक सुरक्षा कानून। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा कानून जिसका फुल फॉर्म होती है। तो होता क्या है गाइस, जब आपातकाल लगाया जाता है 1975 में, तो इंदिरा गांधी गाइस क्या करती है, जिस पर भी उसको शक होता है तो शक के आधार पर बिना कोई मुकदमा चलाए हुए क्या होता है गाइस, कांग्रेस पार्टी के द्वारा गाइस सरकार को आदेश दिया जाता है, पुलिस सेना बल को, कि जिस पर भी उन्हें शक है वो क्या करेगा, इस बिना मुकदमा चलाए उन लोगों को गिरफ्तार करे और जेल में डाल दे। ऐसे में गाइस क्या होता है, मीसा कानून के तहत सरकार क्या करती है, बहुत सारे लोगों को शक के आधार पर बिना कोई मुकदमा चलाए हुए जेल में डाल देती है और लंबे समय तक वो जेल में पड़े रहते हैं, जिससे क्या होती है, जनता उसके खिलाफ होती है और ये भी उसका एक कारण माना जाता है जिस वजह से कांग्रेस पार्टी हार जाती है। पांचवा कारण था गाइस आपका प्रेस पर प्रतिबंध। तो आपको पता ही होगा कि जब 1975 में गाइस मध्य रात्रि को आपातकाल लगाया जाता है तो रातों रात ही गाइस क्या होता है, समाचार पत्रों की, पत्रिकाओं की बिजली काट दी जाती है और उनको जो है आपातकाल के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध हर चीज छापने पर मना किया जाता है। वो कुछ भी सरकार के विरुद्ध नहीं लिख सकती है, ना ही बोल सकती है। तो ऐसे में गाइस क्या होता है, समाचार पत्र जो है और पत्रिकाएं सरकार का विरोध भी करते हैं और जब उन्हें छापने नहीं दिया जाता है तो आंदोलन प्रदर्शन भी होते हैं और ये एक कारण बनता है जिस वजह से कांग्रेस पार्टी हार जाती है। ठीक है, छठा था गाइस आपका संविधान संशोधन। तो होता क्या है गाइस कि जब आपातकाल लगा होता है हमारे देश में तो इंदिरा गांधी जो होती है, जब देखती है कि बहुत सारे विपक्षी नेता जेल में है, तो इसी स्थिति का फायदा उठाते हुए गाइस क्या होता है, आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी हमारे भारतीय संविधान में 39वां और 42वां संशोधन करवाती है। 42वें संशोधन को आपको पता होगा लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कार्यपालिका के जो कार्यकाल होता है उसको बढ़ा भी दिया जाता है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो होता क्या है, 39वां 42वां संशोधन से क्या होता है कि न्यायपालिका की शक्तियों को कहीं ना कहीं वो कम कर देती है और कार्यपालिका की शक्तियों को बढ़ा देती है। कौन, इंदिरा गांधी। जिससे गाइस क्या होता है, सरकार के मध्य और न्यायपालिका के मध्य संघर्ष उत्पन्न होने लगता है, जो उसकी एक हार का आगे जाके कारण भी बनता है। ठीक है, तो ये भी एक कारण था गाइस। और सातवां एक कारण मैंने लिखा है कीमतों का बढ़ना। तो देखिए होता क्या, 1971 में आपको पता है इंदिरा गांधी अपना कम बैक करने के लिए गाइस क्या करती है, जब वो गरीबी हटाओ का नारा देते हैं, जबकि दूसरे विपक्षी दल क्या करते हैं, इंदिरा हटाओ का नारा देते हैं, इंदिरा भगाओ का। तो उसका नारा बहुत ज्यादा फेमस होता है, जिस वजह से गाइस क्या होता है, वो एक समाज सेवी के रूप में, कल्याणकारी के रूप में कहीं ना कहीं उभर कर सामने आती है और जनता उसको जिता देती है। 1971 में आपको पता ही होगा, तो गरीबी हटाओ का नारा जब वो देती है तो गाइस होता क्या है कि जब वो गरीबी हटाओ का नारा देती है, जिससे जनता को ये पता चलता है कि देश में वो गरीबी हटा देगी, इसलिए वो सरकार में उसको लाते हैं, सत्ता में वापस लाते हैं। लेकिन क्या होता है गाइस, 1970 के बाद मैंने आपको बताया कि 1971 के बाद देश में क्या होता है, वस्तु की कीमतें बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ती जाती है, जिस वजह से छात्र आंदोलन करते हैं, भ्रष्टाचार बढ़ता है। तो ये चीजें थमती नहीं है, वस्तु की कीमतें, भ्रष्टाचार बढ़ता ही रहता है और इस प्रकार जो होता है उसका गरीबी हटाओ का जो नारा होता है उसकी गति कहीं ना कहीं धीमी पड़ती हुई नजर आती है इस टाइम पीरियड में। तो इसी वजह से गाइस क्या होता है, जनता का जो है कांग्रेस पार्टी पर से विश्वास उठने लगता है कि इसने जो नारा दिया कहीं ना कहीं वो फेक है, क्योंकि ये जो है वस्तुओं की कीमतों, इसने जो बोला था गरीबी को हटाऊंगी, ऐसा ये नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं हम इसे नहीं जिताएंगे, क्योंकि अपने भाषण में ही ये असफल सिद्ध हो रही है, तो आगे जाकर ये क्या करेगी। तो कहीं ना कहीं गाइस क्या होता है, जनता को उसके प्रति विश्वास नहीं रहता है और गाइस वो कांग्रेस पार्टी के अलावा जो है जनता पार्टी को समर्थन देते हैं और जनता पार्टी जीत जाती है। ठीक है, तो ये गाइस आपके कुछ कारण है, मैंने व्याख्या करके बता दिए। तो प्लीज याद रखना, ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, कि 1970 में कांग्रेस पार्टी की हार के क्या कारण थे। तो पहला था आपातकाल की घोषणा। इसी तरीके से लिखना भाई, आप 12th में हो, बच्चे नहीं हो, तो इस तरीके से लिखना और उसकी व्याख्या करना। ठीक है, 6 मार्क्स में आएगा तो 6 पॉइंट लिख के व्याख्या कर देना। ठीक है, तो पॉइंट लिखना, उसकी व्याख्या करना। तो आपातकाल की घोषणा, आपातकाल के दौरान किए गए अत्याचार, संजय गांधी की भूमिका, मीसा कानून, प्रेस पर प्रतिबंध, संविधान संशोधन और कीमतों का बढ़ना। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप पॉज करके दोबारा से बैक करके यहाँ से देख लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसकी व्याख्या जो मैंने बताई है भाई नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन आता है, बार बार बता रहा हूँ आपको। देखिए होता क्या है गाइस, जब कांग्रेस पार्टी दोबारा 1980 में कम बैक कर लेती है तो क्या होता है 1977 के बाद, कि 1970 के बाद गाइस पिछड़ी जाति, ओबीसी इसको बोला जाता है गाइस, ओबीसी। ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लास जिसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, तो ओबीसी जाति की भलाई का मुद्दा भारतीय राजनीति पर हावी होने लगता है, यानी कि ओबीसी जनसंख्या को गाइस काफी ज्यादा बढ़ावा देने के लिए हमारे राजनीति में काफी ज्यादा आवाज उठने लगती है। और बिहार में तो गाइस ओबीसी आरक्षण हेतु काफी ज्यादा जोरदार आवाजें उठती
लगती हैं, ठीक है, धरने प्रदर्शन भी होने लगते हैं। और परिणाम स्वरूप गाइस क्या होता है कि जनता पार्टी सरकार द्वारा स्थिति को देखते हुए, इसी स्थिति का फायदा उठाते हुए ओबीसी आरक्षण हेतु गाइस मंडल आयोग की स्थापना की जाती है, जिसके अध्यक्ष होते हैं बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल होते हैं। ये है गाइस, हम डिटेल में पढ़ेंगे मंडल आयोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ पे आपको केवल यही समझना है कि 1970 के बाद गाइस क्या होता है, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा हमारे राजनीति पर छाने लगता है और इसी को कहीं ना कहीं अपने चुनाव का माध्यम बनाते हुए अन्य पार्टियां जो है चुनाव में आने का प्रयास करती है और आगे चलकर गठबंधन की राजनीति का दौर भी शुरू हो जाता है, जो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये गाइस आपका यहाँ पे चैप्टर है। अब एक गाइस आपका जो न्यू टॉपिक इसमें ऐड हुआ ना, आपका लोकतांत्रिक अभ्युदय या डेमोक्रेटिक अपसर्ज, ये वाला गाइस एक छोटा सा टॉपिक है, तो वो भी आप देख लो। तो यहाँ से गाइस अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि इसमें न्यू ऐड हुआ है इस चैप्टर में, वो है गाइस आपका लोकतांत्रिक अभ्युत्थान। ध्यान से सुन लीजिए, लोकतांत्रिक अभ्युत्थान उस टॉपिक को बोला जाता है और इसे इंग्लिश में बोला जाता है गाइस डेमोक्रेटिक अपसर्जेस। क्या बोला जाता है? डेमोक्रेटिक अपसर्जेस बोला जाता है। यद्यपि ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, यहाँ से एमसीक्यू में ही क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, बट फिर भी आपको गाइस पढ़ना है, न्यू है, ऐड हुआ तो पढ़ना ही पड़ेगा गाइस आपको। लोकतांत्रिक अभ्युत्थान किसे कहते हैं? तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म ही समझ लेते हैं कि लोकतांत्रिक अभ्युत्थान का मतलब होता क्या है। तो देखिए गाइस, आपको पता है कि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था, हमारा देश जो है डेमोक्रेटिक देश है, राइट। तो ऐसे में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की जो बढ़ती सहभागिता है उसको ही लोकतांत्रिक अभ्युत्थान यानी कि डेमोक्रेटिक अपसर्जेस के नाम से हम जानते हैं। यानी कि जब हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता बढ़ चढ़कर भाग लेने लगती है तो उसे ही गाइस हम क्या बोलते हैं, उस समय को लोकतांत्रिक अभ्युत्थान यानी कि डेमोक्रेटिक अपसर्जेस कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे 3 फेजेस या 3 चरण आए हमारे देश में, 3 ऐसे टाइम पीरियड आए हैं। ठीक है, जब जब जो है जनता ने हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में बढ़ चढ़कर भाग लेना शुरू करा है। तो विद्वानों ने गाइस इस टाइम पीरियड को 3 भागों में बांटा है लोकतांत्रिक अभ्युत्थान के समय को, कि 3 समय ऐसे आए हैं जब जब हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई है। तो वो 3 चरण कौन कौन से हैं? तो पहला है गाइस 1950 से लेकर 1970 तक का समय, इसे प्रथम लोकतांत्रिक अभ्युत्थान के रूप में जाना जाता है। दूसरा गाइस 1980 के दशक, ठीक है, 1980 का दशक भी जो है लोकतांत्रिक अभ्युत्थान का दूसरा चरण माना जाता है, दूसरा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान माना जाता है। तीसरा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान का समय जो है 1990 के दशक के प्रारंभ से माना जाता है। तो यहाँ से गाइस एमसीक्यू में क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप हो सकते हैं वो आप जान लो। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं कि प्रथम लोकतांत्रिक अभ्युत्थान का समय कब से कब तक माना जाता है। तो 1950 से लेकर 70 के दशक तक प्रथम लोकतांत्रिक अभ्युत्थान का समय माना जाता है। यहाँ आपको बहुत सारे टाइम अवधि दी जा सकती है, वहाँ पे आपसे निम्नलिखित में से टिक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से बताइए प्रथम लोकतांत्रिक या द्वितीय लोकतांत्रिक अभ्युत्थान का समय कौन सा है या कौन सी अवधि द्वितीय लोकतांत्रिक अभ्युत्थान की इसमें से है। तो वहां से आपको टिक करना होगा, और मे भी बड़ा भी यहाँ से आए, बट यहाँ से लगता नहीं मुझे कोई बड़ा आएगा, बट फिर भी आपको समझ लेना। तो यहाँ से हमने समझ लिया लोकतांत्रिक अभ्युत्थान किसे कहते हैं, जब जनता बढ़ चढ़कर लोकतांत्रिक व्यवस्था में भाग लेने लगती है तो उसी को लोकतांत्रिक अभ्युत्थान के रूप में हम जानते हैं। तो प्रथम लोकतांत्रिक अभ्युत्थान हमें कब देखने को मिला? 1950 से लेकर 70 के दशक के मध्य देखने को मिला। अर्थात 1950 से लेकर 70 के दशक का टाइम पीरियड ऐसा समय था जब देश की जनता ने भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में बढ़ चढ़कर भाग लेना शुरू करा था। तो क्या होता है गाइस, आपको पता है हमारे देश में प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 में होते हैं। ठीक है, तो प्रथम लोकसभा चुनाव में ही ये एलएस मैंने जो लिखा है ना स्लैश डाल के लोकसभा चुनाव है। ठीक है, तो प्रथम लोकसभा चुनाव के दौरान ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक, थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग होगी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की जो थी सहभागिता बढ़ी। अब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आपको पता ही होगा कि जो भी व्यक्ति 18 साल की आयु पूरी कर चुका है वो लोकसभा राज्यसभा के चुनाव में मत डाल सकता है। लेकिन प्रारंभ में जो था 21 वर्ष हुआ करती थी चुनाव में वोट डालने की आयु। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारे देश में जो था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पे प्रथम लोकसभा चुनाव कराए गए थे। ठीक है, जबकि पश्चिमी देशों द्वारा इसका जो था काफी मजाक उड़ाया गया। ठीक है, इसका जो था गाइस मजाक उड़ाया गया कि देश में जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पे आप आधार पर जो है वोट चुनाव करवा रहे हो, जबकि ये जो है सफल नहीं हो पाएगा। उनका रीजन ये था क्योंकि यहाँ पे जो था अधिकांश जनसंख्या जो थी हमारे देश की पिछड़ी हुई थी, गरीब थी और अशिक्षित थी। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं चुनाव कराना कितना बुरा रहा होगा। बट फिर भी क्या होता है, भारत इसमें कामयाब रहता है, लेकिन पश्चिमी देश जो है मजाक उड़ाते हैं। अगर आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे कि लोकतांत्रिक आपके एक दल के प्रभुत्व का दौर, तो वहाँ पे आपको दिखेगा बहुत सारी पत्रिकाएं, बहुत सारी मैगजीन आलोचना करती है भारत के इस प्रयास का। लेकिन भारत क्या करता है, अपने चुनाव के बाद सभी का मुंह बंद कर देता है। ठीक है, लेकिन उनके अनुसार भारत में जो है लोकतंत्र ज़्यादा समय तक भी नहीं टिक पाएगा, ऐसा उनका मानना था पश्चिम देशों का। लेकिन क्या होता है, इस प्रथम लोकसभा चुनाव ने सभी को अचंभित कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे देश में जो चुनाव थे सफलतापूर्वक हो गए थे। अशिक्षित
अनुसूचित जनसंख्या के बीच में भी और केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर जो था गए सफलतापूर्वक चुनाव कराए गए। और ये एक टाइम पीरियड ऐसा था जब हमारे देश की जनसंख्या ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इसी को हम प्रथम लोकतांत्रिक अभिधान के रूप में जानते हैं। अब देख लेते हैं दूसरा द्वितीय लोकतांत्रिक अभिधान के रूप में क्या होता है। तो गैस आपको पता होगा 1980 के दशक के प्रारंभ से गैस क्या होता है, हमारे देश में SC ST और OBC वर्गों का मुद्दा जो है भारतीय राजनीति पर हावी होने लगता है। और इसी मुद्दे का लाभ उठाकर बहुत सारी पार्टियां क्या करती है, कहीं ना कहीं चुनाव में उसको अपना मुद्दा बनाकर चुनाव भी लड़ती है। और इसी वजह से गैस क्या होता है, भारतीय राजनीति पर बहुत लोकतांत्रिक अभिधान देखने को मिलता है। और पहली बार गैस क्या होता है इस टाइम पीरियड में, केंद्र स्तर पर किसी विपक्षी दल की सरकार बन जाती है। आपको पता ही है कि लोकसभा जो है चुनाव में कांग्रेस पार्टी हार जाती है, 1970 में कांग्रेस जनता पार्टी की जीत हो जाती है। ये आपको मैंने बता ही दिया है, ठीक है। और थर्ड है गाइज हमारा, और ये जो हमारा 1980 के दशक का जो टाइम पीरियड है, इसी को हम द्वितीय लोकतांत्रिक अभिधान के रूप में जानते हैं, ठीक है। तृतीय है हमारा लोकतांत्रिक अभिधान का समय, वो 1990 के प्रारंभ से माना जाता है, ठीक है। तो 1990 के प्रारंभ से जो समय चलता है उसको हम तृतीय लोकतांत्रिक अभिधान के रूप में जानते हैं। अब इसमें होता क्या है, तो इसी समय गाइज क्या होता है 1991 में जो होता है हमारी जो है देश में नई आर्थिक नीति अपनाई जाती है। नई आर्थिक नीति आपको पता होगा LPG जिसे हम बोलते हैं, यानी कि निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण की नीति हम 1990 के दशक में अपनाते हैं हमारे देश में। और संरक्षणवाद की जगह गाइस प्रतिस्पर्धात्मक बाजार को बढ़ावा मिलता है। यानी कि हमारे देश में जो कि ये था पहले के प्रारंभ 1990 से पहले ये था कि हमारे देश में ही व्यापार होगा, भारत में ना तो कोई कंपनी आएगी, नहीं भारत से कोई कंपनी बाहर जाएगी। तो हम क्या करते हैं, संरक्षणवाद की जगह प्रतिस्पर्धात्मक बाजार को बढ़ावा देते हैं। यानी कि हम भारत से लोगों को बाहर जाने का भी अवसर देते हैं और दूसरी कंपनियों को भारत में आने का भी अवसर देते हैं। इस तरीके की नीति अपनाई जाने लगती है 1990 के बाद से। और विदेशी कंपनियों के आवागमन हेतु सरकार द्वारा इस व्यापारिक नीतियों को काफ़ी ज़्यादा उदार बनाया गया। उदार का मतलब है हमारे देश में जो था व्यापार के लिए नीतियाँ थोड़ी लचीली बनाएगी, जिसका परिणाम ये रहा कि बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत में आकर निवेश करने लगी और भारत से बहुत सारी कंपनियां बाहर जाकर अपना निवेश करती हैं, और जिस वजह से भारत के व्यापारिक संबंध दूसरे देशों से बढ़ते चले गए हैं। ठीक है, तो लोकतांत्रिक अभ्युत्थान गाइस क्या है, कैसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं, वो आपको यहाँ पे याद रखने एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपके कंटेंट में गाइस आपके इस चैप्टर में न्यू कंटेंट ये ऐड हुआ था, तो जो हमें पढ़ना है, तो यहाँ से जो है गाइस हमारे चैप्टर फिनिश हो जाता है। लोकतांत्रिक अभ्युत्थान वाला ये टॉपिक भी हमारा कवर हो गया है। ठीक है, बाकी जो हमारे जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय वाले टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे, क्योंकि वो न्यू कंटेंट है तो उसको हम अलग से पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ से जो गाइस आपको पूरा चैप्टर था मेनली वो कवर हो गया। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते गए मैंने आपको बता दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 ही क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं, आपातकाल के कारण, परिणाम और 1970 में कांग्रेस पार्टी की हार के क्या कारण थे। बाकी छोटे मोटे क्वेश्चन मैप से, एमसीक्यूज में यहाँ से पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। और लोकतांत्रिक अभ्युत्थान किसे बोलते हैं, इनका टाइम पीरियड प्रथम का, द्वितीय का, तृतीय का, कब से कब तक है, वो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, आएंगे तो इस टॉपिक से, बाकी अन्यथा यहाँ से कुछ आएगा नहीं। मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वीडियो में गाइस कहीं पर भी आपको कोई डाउट रहेगा प्लीज पूछ लेना। वीडियो कैसी लगी और कमेंट करके जरूर आप बता दे करो, क्योंकि आपके गाइस कमेंट से, सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ दोस्तों को शेयर करा करो। ठीक है, मिलेंगे गाइस अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तो इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो में अच्छा कुछ लगा हो तो गाइस कहीं पे भी मुझे प्लीज़ आप कमेंट करके बताना। तब तक के लिए गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।